एग्रीकल्चर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के क्रॉप्स के बारे में, जैसे कि नॉन फूड क्रॉप्स। अभी तक हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़े हुए थे, इंक्लूडिंग द ग्रेन्स, सीरियल्स के बारे में। अभी हम लोगों को पढ़ना है नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स, तो पहला चीज आता है रबर। तो रबर अगर बात किया, रबर बेसिकली एक इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, मतलब इसको बढ़ने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एज वेल एज इट रिक्वायर्ड हाई रेनफॉल। अब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल भी चाहिए होता है। जैसे इसका बढ़ने के लिए इसको टेम्परेचर मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और बारिश मिनिमम 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है सालाना। अगर नहीं होता है तो उस जगह में ये नहीं हो सकता, एज वेल एज वहां पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट भी होना चाहिए। इस इनफैक्ट जब अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे अगर ये पाया जाता है, तो अगर इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं, तो इंडिया में तमिलनाडु, केरला, अ, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, ये सब जगह में हमको देखने को, सब जगह में हम लोगों को देखने को मिलता है कि इन सब जगहों में ये कल्टीवेशन किया जाता है। अब जब हम लोग देखें कि सब जगह में ये कल्टीवेशन होता है, मीन्स क्या है, ये साउथ के रीजन्स है। और साउथ के रीजन्स में क्या होता है, साउथ के रीजन्स में ऑटोमेटिकली ये सारे चीज का बेनिफिट्स होता है, क्योंकि इक्वेटेरियल रीजन के पास, मतलब इक्वेटर से जस्ट हमारा साउदर्न पॉइंट इट हार्डली 5 डिग्री अप होता है। तो साउथ में वो टेम्परेचर रहता ही रहता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि साउथ में वो टेम्परेचर रहता ही रहता है, तो अब बात किया जाए कि ये कितना ज्यादा, इंडिया कौन से रैंक में आता है। अब अगर बात करें कि इंडिया अगर रैंक में देखा जाए, तो इंडिया 5th रैंक में है रबर प्रोडक्शन के। तो रबर जो प्रोडक्शन होता है, इंडिया 5th रैंक में है। तो रबर एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जिसको हम लोग टायर बनाने के लिए, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, पेंट्स के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्रीज भी यूज करता है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट होता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में हमारे बहुत सारे चीज आते हैं, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क। सिल्क इज नॉट अ एग्रीकल्चर, मतलब प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं। सिल्क बेसिकली हमको इंसेक्ट से मिलता है, तो हम लोग को बेसिकली जूट, हेम्प, ये सब, कॉटन, ये सारा चीज को हम लोग लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं कि पहला अगर कोई क्रॉप जो इंडिया में उगाया जाता है, तो वो है कॉटन। इंडिया में बात किया जाता है कॉटन, आज से नहीं, इंडिया में बहुत पहले से ही कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन क्या है, आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ही हो रहा है। इंडिया इज नोन फॉर द कॉटन, एज वेल एज नॉट खाली कॉटन प्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ कॉटन के कपड़ों के लिए भी वर्ल्ड में जाना जाता है। बेसिकली हमारे जो वेस्टर्न पार्ट्स आ रहा है, महाराष्ट्र के रीजन्स आ गया, जहाँ पे हमको ब्लैक सॉइल्स मिलता है, ये सारे जगह में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होता है, ज्यादा टेम्परेचर फोकस होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉटन प्रोडक्शन के टाइम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि उसके प्रोडक्शन के दिनों में 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है देन अल्टीमेटली वो फसल मर जाएगा। तो इंडिया में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट है, कर्नाटका के कुछ पार्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इन सब जगहों में भी प्रोडक्शन किया जाता है। अब जब बात करते हैं कॉटन के बाद, कॉटन के बाद अगर नेक्स्ट अगर नेचुरल फाइबर का बात देखा जाए, तो दैट इज जूट। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है, क्योंकि जूट बेसिकली ऐसे जगह में प्रोडक्शन होता है जहाँ पे हाईली फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, एज वेल एज इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। पानी तो पानी, इसको टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसी वजह से इंडिया के ईस्टर्न साइड में होता है, बेसिकली वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इन सब जगहों में होता है, उड़ीसा, मेघालय में भी होता है। साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्शन होते हैं, ये प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि मतलब इसका प्लांट जहाँ पे भी उगता है, वहां पे मिट्टी पूरा फर्टाइल होना चाहिए, मतलब रिवर के किनारे वाले जगह जगह में ही किया जाता है। और एज वेल एज इसको यूज करने के, मतलब इसको बनाने के लिए भी 6-7 महीना, मतलब उसको काटने के बाद फसल को पानी में डुबो के रखा जाता है, मतलब उसको सड़ाने के लिए, सड़ जाने के बाद प्लांट्स के जो फाइबर रेशे निकलते हैं, उससे जूट बनता है। आज जूट की बात करें तो जूट पहले बहुत ज्यादा डिमांड में था, बट पिछले कुछ सालों में सिंथेटिक फाइबर जब से मार्केट्स में आया है,
इनका डिमांड घट गया है, क्योंकि वो सस्ते हैं, वाटर प्रूफ है, तो टिकाऊ थे, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फोकस कर किया जा रहा था। रिसेंटली लास्ट कुछ 10 साल के अंदर गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, इंडियन जूट पॉलिसी बनाया गया। अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी अब पहले जूट के खाली गनी बैग्स बनते थे, बोरी बनते थे, आज के डेट में अब जूट्स के वैरायटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कारपेट्स बन रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बन रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, स्लिंग बैग्स बन रहे हैं, वॉलेट्स बन रहे हैं, वैरायटी टाइप के रक्स बनाए जा रहे हैं, तो वैरायटी चीजें बनाए गए। मतलब अब उसको एक जगह में फोकस नहीं किया गया, उसको थोड़ा वैरायटी किया गया। अगर वैरायटी इसलिए किया गया कि जब लोगों के पास उसका डिमांड नहीं था, अब उसका डिमांड आने लगे, लोग उस चीज की डिमांड को समझे, उस चीज का यूजेस को समझे, इसी वजह से ये चीज किया गया था। ये तो था हमारे कॉटन जूट के बारे में, जो फाइबर का, और इसके साथ आपके फाइबर्स का सारे क्रॉप्स के बारे में खत्म होता है। इंडिया में और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। अब आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अगर इंडिया में बात करें, आपको हमने पहले ही बताया हुआ था, इंडिया जब आजाद हुआ था तो पहले 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्मेशन को पहले फोकस किया गया, जिसमें जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, नए प्लान्स किए गए को, जो जिसके बाद जितना एक्स्ट्रा जमीन था उसको लैंड सीलिंग प्रोग्राम किया गया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इससे क्या हुआ था कि फ्रेगमेंटेड होकर जो लैंड से या फिर जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के कंट्री में फूड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। तो इसको डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s के दौरान, 1960 और 70s के दौरान इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके इंडिया में पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। नॉट ओनली ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया में दो चीज आ चुके हैं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन था और दूसरा था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मींस व्हाइट रिवॉल्यूशन। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलने से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन जब प्रोडक्शन होता है, जितना हमारा हर साल प्रोडक्शन हो रहा है उससे अगर हद से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग स्टोर करके मतलब दूसरे कंट्री को बेच के अपने पास सरप्लस बच जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ऑपरेशन फ्लड वही है जिस साल हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। अगर बात किया जाए मिल्क प्रोडक्शन की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ये ऑपरेशन फ्लड बेसिकली इनिशिएट हुआ था गुजरात में। गुजरात वाज द प्लेस वेयर ऑपरेशन फ्लड वाज एक्चुअली सक्सेसफुल, वहाँ पे इनिशिएट किया गया था। लेटर ऑन बाय 1980s 90s तक आते आते बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए, और इंक्लूडिंग ये सारे प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स इसलिए दिया गया कि अब समझा गया कि फार्मर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोसाइटी। पहले था कि यार एक खेती बाड़ी करे, उनको क्या पूछना, बट अब समझा गया कि अगर उनको नहीं पूछा जाएगा, उनके लिए अगर नहीं कुछ किया जाएगा तो इट वोंट वर्क। तो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, क्योंकि देख रहे थे कि इंडिया में एक चीज बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फसल बर्बाद हो रहा था, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे साइक्लोन हो गया। तो फसल लगा के रेडी होने वाला होता था, साइक्लोन आता है। उड़ीसा में आप लोग देखे होंगे हर कंटिन्यूस साल पे साइक्लोन आता है। कोस्टल एरिया में फसल रेडी होके रहता है, साइक्लोन आ जाता है, बारिश हो जाता है, तो पूरा फसल पानी में गिर के डूब के बर्बाद होता है, सड़ जाता है। अब ये फसल को बेनिफिट्स करने के लिए क्या किया गया, क्रॉप्स इंश्योरेंस करवा दिया गया, क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया। लोगों को पहले फार्मिंग के लिए, पहले लोगों को मिलता नहीं था, पहले फार्मिंग के लिए लोगों को लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको लोन मिलने लगा। मतलब एग्रीकल्चर लोन उनको मिलने लगा बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उनको बाकी बेनिफिट्स मिलने लगे। उनमें से एक था किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे आपको बोला पर्सनल क्रॉप इंश्योरेंस होता था, साथ ही साथ पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम पाइस, ये स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। नॉट ओनली दिस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, इवन टीवी रेडियोज में भी आज भी देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम्स होते थे कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करवाया जाए कि कहीं पे अगर वो अपना टेक्निक भूल रहा है, कोई पुराना टेक्निक, कहीं पे नया टेक्निक करके वहाँ पे बेनिफिट कैसे कमाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ने जैसे कि एफसीआई का फॉर्मेशन किया, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, एफसीआई का फॉर्मेशन करवाया तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो उसके लिए अनाज भी गवर्नमेंट क्या करता है, पहले से फार्मर से एक फिक्स कर देता है, एक इशू प्राइस फिक्स कर देता है, भाई हम आपसे इतना प्राइस में खरीदेंगे। मतलब फसल लगाने से पहले ही उनके पास पता चल गया रहता था कि भाई ये फसल का रेट हमको इतना मिलने वाला है। गवर्नमेंट एक फिक्स कर देता था। बीच में जो क्या बोलते हैं, काला बाजारी करने वाले जो बीच में दलाल होते थे, तो दलाल को हटा दिया गया। मतलब अब
फसल, अपना फसल डायरेक्टली गवर्नमेंट को किसान इजीली बेच सकता है, उसका पैसा उसके अकाउंट में डायरेक्टली आता था। पहले क्या होता था, मिडिल मैन होता था, मिडिल मैन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता था। फसल को सोच लो, अगर 3 रुपया में खरीद के लाता था, वही चीज को 15 रुपया में बेचता था। 5 गुना प्रॉफिट वो कमाता था, लेकिन जो फार्मर उसके ऊपर मेहनत करता था उसको जस्ट चंद अनाज भर टाइप के ही मिलते थे, उनको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होता था। ये तो था जैसे कि बताया कि जी सारे स्कीम्स और सारे स्टार्ट किए गए थे। अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के हिसाब से, मतलब कितना नौकरी देता है, कितना इनकम दे रहा है, तो कंट्री के लिए जीडीपी शेयर का बात किया जाए तो टिल 1951 में अगर देखा जाए तो ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा शेयर देता था। इनफैक्ट अभी भी देखा जाए तो आज भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा शेयर, 2001 तक का रिपोर्ट जो आया हुआ है लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट में ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 63% लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था इन द ईयर रिकॉर्ड ऑफ 2001। उसके बाद चेंजेस होते रहते हैं, हर साल का चेंजेस होते रहते हैं, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, दोनों सेक्टर दोनों तरीके से ही वो बेनिफिट्स पहुंचा रहा है कंट्री को। खाली एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, जीडीपी में भी शेयर दे रहा है, मतलब कंट्री के इनकम में भी शेयर कर रहा है। इसके वजह से इंडिया में एक नया रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे और डेवलप किया जाए, कैसे सीड्स को और डेवलप किया जाए, इसके बारे में बताया जा रहा है लोगों को। स्टूडेंट्स जाके आईसीएआर में जाके पढ़ाई करें। आप लोग अगर आईसीएआर के बारे में डिटेल जाना तो आईसीएआर के ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडियाज में है, इंक्लूडिंग आपके चिपिलमा में, यहाँ पे संबलपुर में चिपिलमा बोल के, चिपिलमा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है OUAT के अंडर में आता है, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है। ये भी आईसीआर से लिंक अप रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, वेटिनरी सर्विस के बारे में बताया जाता है, मतलब एनिमल सर्विस के बारे में बताया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बताया गया, हॉर्टिकल्चर डेवलप, मतलब लोगों को आज के डेट में कोई भी ऐसा मतलब जगह नहीं है जहाँ पे उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। मतलब उनको अभी कोई बोल रहा है कि मैं धान चावल नहीं करवाना चाहता खेती, मुझे फूल के लगाना है, तो उनको फूलों के बारे में बताया जा रहा है, प्लांट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में बताया जा रहा है, जिस जगह में जो बेनिफिट। अभी आज के डेट में बहुत ज्यादा चलन आ रहा है मशरूम, मशरूम का जो कर फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम का, वो वाला आ रहा है बहुत जगह में। क्या करते हैं, बायोफ्लॉक्स, अगर नहीं सुना हो तो एक बार ट्राई कर लेना। पीसी कल्चर है, मछली पालते हैं, उसमें किसमें थ्रो से, बायोफ्लॉक्स की तरफ। जब अब पहले क्या होता था भाई, किसी नदी में जाके पकड़ लो, कोई बोलता है मेरे घर में बहुत, मेरे मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे वहां पे एक बड़ा सा तालाब बना के मछली पाल लूंगा, ये होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड है। आज के डेट में बायोफ्लॉक्स में करवा जाए, घर में 4 फुट का टैंक बनवा लेते हैं, 4 बाय 4 फीट का, तो उसमें आराम से मछली पाल रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम्स किए जा रहे हैं, क्योंकि ये नए नए टेक्निक्स हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अगर देखा जाए तो आज के डेट में टाइम के साथ ये सारा बेनिफिट्स, नॉट ओनली दिस, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा खासा डेवलप कर भी रहा है। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट्स हमारे गवर्नमेंट, इसका अगर बेनिफिट का बात नहीं करूँ, इसका सबसे बड़ा चीज अगर श्रेय देना है तो हमारे गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत जगह चीज में फर्टिलाइजर पे, सीड्स पे सब्सिडी करवा दिया। गवर्नमेंट जो मशीनरी खरीदते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, उनको सब्सिडाइज कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट उसको कम, ये फार्मर उसको कम दाम में खरीद पाए। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत जगह में पानी नहीं था तो कैनल्स पहुंचाए जा रहे हैं, नहर बनवा के पहुंचा दिए जा रहे हैं। रूरल रोड्स, जो रोड्स नहीं था वो पहुंचाया गया इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत, जिस जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। अब कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा खेत है ना, मैं पेड़ को कौन सा इलेक्ट्रिक खिला रहा हूँ। पेड़ को इलेक्ट्रिक नहीं खिलाता, लेकिन सोच लो कि जहाँ पे जो आदमी पहले खेत में शाम के 5 बजे रिटर्न आ जाता था, अंधेरा हो रहा बोल के, अब अगर किसी जगह में लाइट्स रहता है तो क्या कहता है, 5 की जगह में और 2 घंटा वो उस जगह को दे सकता था। पानी नहीं आया तो बोरवेल्स या कुएं से कभी भी पंप के हेल्प से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकता था। ये सारे सिस्टम्स ऑलरेडी किए गए हैं, बट स्टिल आज के डेट में अगर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आज के डेट में कुछ जगह में धीरे धीरे करके लोगों का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर से विड्रॉल किया जा रहा है, लोग धीरे धीरे करके वहां से हट रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे घटने लगा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर इज नॉट अप टू द मार्क, उनको नहीं लगता कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट हम ये नहीं जानते कि हम वो चीज नहीं देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर वो चीज को हम लोग तरीके से कमाएं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं जहां लोग अपने अच्छे खासे जॉब, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गोवा में एक आदमी है,
जो पहले बेंगलुरु में जाके अच्छा खासा जॉब कर रहा था, आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, उसका शायद पैकेज कुछ 30 to 40 lakhs पर एनम था। वो बंदा अपना जॉब छोड़ के आके गोवा में एक ऑर्गेनिक फार्म खोला हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक लीज में लेके एक जमीन में खोला हुआ है ऑर्गेनिक फार्म। और उस सारा हाइड्रोफोनिक्स, मतलब वो हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू से अपना क्या कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है। मतलब उसके क्रॉप उगाने के लिए उसको मिट्टी नहीं चाहिए, पानी से उगा रहा है, खाली खाली पानी से उगेगा वो, या हाइड्रोफोनिक्स बोला जाता है। तो हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू से उगा रहा है, तो वो नया नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उसको मिल रहा है। आज के डेट में उसका हर महीने का इनकम, मैं बता दे रहा हूँ, हर महीने का टर्नओवर उसका नॉट लेस देन, उसको बोला गया था कि उसको वो कमा रहा है 30 से 40 लाख रुपया साल का। अब इसका हर महीने का टर्नओवर कुछ 20 लाख के आसपास का आता है। तो दैट्स नॉट इजी जॉब। इवन लाइकवाइज बहुत सारी जगह में ऐसे एग्जांपल्स आ चुके हैं, सेट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के टेरेस को यूज करके भी महीने का, मतलब सरप्लस कमाई बोलते हैं ना, अपने घर के लिए यूज करके भी महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपया भी कमा ले रहे हैं। दिस इज सरप्लस इनकम, जो कि कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इट। तो अब हम लोग अगर देखें तो बहुत जगह में बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये तरीके से यूज किया जाए, तरीके से सिस्टमेटिक किया जाए तो होगा। अब अगर इंडिया का बात करें तो आपका यहाँ पे एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस से कट चुका है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये भी टॉपिक्स आपके सिलेबस से कट चुका है। तो इसके साथ आपका एग्रीकल्चर चैप्टर खत्म हुआ। इसमें एक चीज बचा हुआ है, वो बता दे रहा हूँ। एक है भूदान ग्रामदान। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी और डिक्लेयर विनोदी भावा इज द स्पिरिचुअल हेयर बोल के वो बोला था। विनोदी भावा को अपना स्पिरिचुअल हेयर, मतलब अपना क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोल के डिक्लेयर टाइप का किए थे। लेकिन उन्होंने एक उस टाइम में एक स्टार्ट हुआ था भूदान ग्रामदान। भूदान मीन्स भू मीन्स धरती, दान मीन्स डोनेट करना, ग्राम दान गांव का दान। तो ये वाला स्टार्ट हुआ था। ये उस टाइम था जब जमींदार लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन था। तो कुछ कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने सामने आके, मतलब देखे कि लैंडलेट्स वर्कर्स है, तो उनको जमीन दान में दिया था। तो उस टाइम का ये सिस्टम किया गया था कि जहाँ पे एग्रीकल्चर को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, इसीलिए ये किया गया था, भूदान किया गया था। भूदान जिन्होंने छोटा छोटा मतलब जमीन दान किया था। और ग्रामदान होता जिन्होंने, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके पास बहुत सारी जमीन से उन्होंने पूरा गांव एक एक दान कर दिया था। दैट इज कॉल्ड एज ग्रामदान। तो भूदान ग्रामदान ये दो स्कीम्स ऐसे स्टार्ट हुए थे, जो लैंड ओनर चूज टू प्रोवाइड द पार्ट ऑफ देयर लैंड, जैसे कि अपने लैंड को दे देते थे पुअर फार्मर को, कि वो वहां से कुछ ना कुछ कमा के खा पाए। तो ये सारे सिस्टम हुए थे। क्लियर? क्लियर?